मैन्यूरिंग, प्लांट डिपेंड्स ऑन द सॉइल फॉर दियर न्यूट्रिएंट्स। हमें पता है प्लांट जो है वो अपने सॉइल पे डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, मतलब प्लांट तभी अच्छा उगेगा जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब अगर हम मैन्यूरिंग सीधे समझेंगे तो मैन्यूरिंग में क्या होता है, हम मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए। अब मैन्यूर्स तो वो हुआ जो ऑर्गेनिक मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम जो सब्जी का हम जो गंद घर में, गंद इन द सेंस आप देखिए जैसे घास वगैरह जो हम बनाते हैं, जो गोबर वगैरह हम तैयार करते हैं वो मैन्योर्स में आता है, ऑर्गेनिक वाला। जो गोबर हम तैयार करते हैं ज़मीन में डालते हैं, उसके बाद उससे उसकी वजह से ज़मीन को न्यूट्रिशन मिलता है, जो उसकी वजह से ज़मीन फर्टाइल होती है, वो आता है मैन्योर में। लेकिन फर्टिलाइजर्स में आते हैं मतलब फर्टिलाइजेशन इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है एलिमेंट्स, मतलब एसेंशियल एलिमेंट देने के लिए सॉइल को। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है। ये जो है मतलब इससे क्या होता है, ये या तो ये इसमें जैसे हमें पता है, जैसे हमने देखा जो मैन्योर्स होता है ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होता है, ये वो गोबर वगैरह जो हम सीधे आपने देखा होगा घर की जो हमारी जहाँ हम सब्जियां उगाते हैं वहाँ पे डालते हुए। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होता है वो आपने देखा होगा यूजुअली वो स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स पे, या वो ज़मीन में ऐड किए जाते हैं। तो ये हुए मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स आता है, जो दोनों सेम चीज़ है, जिससे हम ज़मीन को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिक तरीका और एक इनऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक में वही गोबर वगैरह आता है जो हम घर में भी तैयार करते हैं चीज़ों को एक साथ जमा करके, या फिर हम ऐसे पोल्ट्री का यूज़ करते हैं ऑल। बट फर्टिलाइजर्स जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, जिनकी वजह से जिसमें जैसे नाइट्रोजन वगैरह ये सब कुछ आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, once the seed of or the seedling establish themselves in the field, water is again given in the field। अब क्या होता है इरिगेशन, इरिगेशन को आप सिंपल समझ लो, जो हम पानी, जो हमारा जो पौधा है वो जो पानी की रिक्वायरमेंट करता है, उसको जो रिक्वायर्ड पानी होता है जो उसको चाहिए होता है, ज़मीन को चाहिए होता है उसका मॉइस्चराइजर बरकरार रखने के लिए, क्रॉप के लिए, उस चीज़ को हम इरिगेशन कहते हैं। तो a crop should be properly irrigated for its growth. A timely irrigation ensures a high yield for of the crop। अब अगर हम टाइम टू टाइम उसकी इरिगेशन करेंगे तो मतलब जो क्रॉप यील्ड ऑफ क्रॉप है वो अच्छी बनेगी, मतलब हमारी जो फसल है वो अच्छी बनेगी। तो इरिगेशन भी इसमें ज़रूरी है। तो इसके बाद आता है वीडिंग। वीडिंग जैसे मैंने आपको पीछे बोला, वीड होता है जो आसपास घास लगता है हमारी फसल के। अब वीडिंग क्या होता है, वीडिंग करना भी ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो हमारी फसल के आसपास अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, या जो मतलब जो हमारे काम के जो घास फूस उगता है उसको निकालना ज़रूरी होता है। वो क्यों, क्योंकि वरना वो ज़मीन से ज़मीन के न्यूट्रिएंट सनलाइट वगैरह अपनी ग्रोथ के लिए ले लेंगे, जो कि हमारी फसल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और उसकी वजह से क्या होगा, ये हम मतलब हमारी जो खेती है उसको कम कर देंगे। द वीड्स आर रिमूव फ्रॉम द फील्ड ईदर मैनुअली विद द हेल्प ऑफ ट्रोल्स हो और हैरो और बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। अब क्या होता है कि हम जो वीड और घास है, या तो हम उनको ऐसे मतलब मैनुअली निकालते हैं, जैसे खोद के हम किसी टूल का इस्तेमाल करके उसे निकालते हैं, या हम वीडिसाइड्स डालते हैं। वीडिसाइड्स वो होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो वीड को मारते हैं, जो उस घास को ख़त्म कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन आया हमारे पास। अब हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। क्रॉप यील्ड इज अफेक्टेड इफ द प्लांट आर afflicted with some disease or attacked by pest। अब क्रॉप जो है, जो फसल है, वो तब इफेक्ट होती है, वो प्लांट्स तब इफेक्ट होते हैं जब उनमें कोई बीमारी लग जाए या कोई कीड़ा उन पे अटैक करे, मतलब उन पे अटैक कोई पेस्ट या द पैरासिटिक फंगई, इंसेक्ट सच एज लोकस्ट एंड ग्रास होपर्स वगैरह, मतलब ये जो होते हैं या चूहे वगैरह, जब ये उन पे अटैक करते हैं तो उसकी वजह से कभी कभार क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेस्ट, वीड्स एंड डिजीज डन इन वेरियस वेज। जो हम पेस्ट वगैरह इस सब को हम क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम पेस्ट से, वीड से, डिजीज से हम या तो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, या इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, या वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इन तीन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने में। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग। अब देखो, अब हमने बीज पहले
पहले हमने ज़मीन ठीक की, उसमें हमने बीज बोया, देखा बीज ठीक है, पहले बीज चेक किया, फिर बीज बोया, वो हमने कैसे बोया, ज़मीन ठीक करने के लिए हमने क्या इस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, फिर हमने बीज चेक किया, बीज चेक करके हमने क्या चेक किया बीज में है, हमने बीज हेल्दी ढूंढा, उसके बाद हमने बीज कैसे बोया, फिर बीज को हमने कैसे उगाया, फिर हमने उसको अलग से कैसे ट्रांसप्लांट किया ज़मीन में, फिर हमने उसकी कैसे देखभाल किया, फिर उस क्रॉप को हमने कैसे देखभाल किया, उसको अलग अलग बीमारियों से, जानवरों से वगैरह वगैरह। उसके बाद लास्ट जब हमारी फसल तैयार होती है, अब आता है टाइम हार्वेस्टिंग का, यानी कि उसे काटने का। द रैबी और कैरफ क्रॉप्स राइप एट द एंड ऑफ देयर सीजन। जो हम ये फसल लगाते हैं रैबी और कारफ, ये तैयार होती है उनके सीजन के एंड पे। व्हेन द फ्रूट और ग्रेन आर गोल्डन इन कलर, जब आपने देखा होगा खेत जब ये गोल्डन कलर के हो जाते हैं तो दैट मीन्स वो तैयार हो जाते हैं अब हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब काटने के लिए फसल तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम काटते हैं और कलेक्ट करते हैं क्रॉप को एक फील्ड में, ठीक है। ये या तो हाथ से करते हैं या मशीन से करते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हाथ से करते थे, लेकिन अगर हम बड़े बड़े स्केल्स पे देखेंगे तो हमें मशीन्स का यूज़ करना पड़ता है। इंडिया में क्या है, देयर आर टू मेन सीजन्स फॉर कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। इंडिया में दो मेन सीजन्स होते हैं बीज बोने के और मतलब क्रॉप को, फसल को काटने के। द कैरफ एंड द रैबी। The kharif crop is sown in June and July and harvested after the monsoon season, that is September and October। जो खारिफ क्रॉप होता है, जैसे जिसमें राइस वगैरह आता है, वो लगाया जाता है जून जुलाई में और वो काटा जाता है मानसून मतलब बारिश वाले मौसम में, सितंबर अक्टूबर के मौसम में। उसके बाद जो द रैबी क्रॉप है वो यानी वीट, जिसमें वीट आता है, वो बोया जाता है अक्टूबर दिसंबर में और वो काटा जाता है मार्च और अप्रैल में, ठीक। अब इसके बाद हमारा आया हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे इन खेती के साथ काफ़ी ये फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी है, पोंगल है, होली है। ये सब जो फेस्टिवल्स हैं, ये जो फार्मर्स है, जो किसान है, वो अपने फल की, वो अपने इसकी क्या कहते हैं इसको, अपने खेतों की, अपने खेती बाड़ी की, अपनी फसल की खुशी में मनाते हैं। अब आया थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, द स्टीम ऑफ व्हीट पेडल और मेज मेड प्लांट और मेज प्लांट्स आर कट मेक hay and then the grains are separated from the chaff by threshing। This is done manually or with the help of machine called thresher और modernized machine called combine। अब क्या होता है थ्रेशिंग? थ्रेशिंग होता है कि आपने देखा होगा हम अपने जो पौधे लेते हैं, हम जो अपनी फसल लाते हैं, उसकी स्टेम्स को काट देते हैं। उसकी स्टेम्स को काटना और उसके बीजों को अलग करना, उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। ये हम मैनुअली खुद भी कर सकते हैं या हम मशीनों के थ्रू करते हैं। फिर आया विनोइंग। विनोइंग है द ग्रेन सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग नीड्स टू विनोड। मतलब जब हमने थ्रेशिंग, उसको ग्रेन्स को हमने जब अपनी चावलों को, दालों को, आटे के मतलब गेहूं के दाने को, उसको जब हमने अलग किया पौधे से, जब हमने थ्रेशिंग की उसकी, तो अब उसको विनोड करना ज़रूरी है। वो उस पर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि पहले क्या करते थे, एक बंदा एक अच्छी हाइट पे अब वो सीड्स पकड़ता था और उनको ज़मीन पे फेंकता था और उस दूसरी तरफ से कोई पंखा चलाता था हल्का हल्का, ताकि उसके अंदर की जो गंध है, एक्स्ट्रा वो जो भूरा शूरा है फसल का, वो निकल जाए, ठीक। तो ये होता है विनोइंग। अब उसके बाद आता है हमारे पास स्टोरेज ऑफ ग्रेन।